क्या मुझे एक घर ओन करना चाहिए या फिर रेंट पे ले लेना चाहिए? जब आप रेंट पे रहते हो तो क्या होता है कि आपका रेंटल एवरी मंथ इंक्रीज होता है। मतलब आज बेंगलोर की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लैंडलॉर्ड्स आर इंक्रीजिंग रेंट बाई 30% एनुअली। आपका सोशल सर्कल जब आप खुद ओनर हो और जब आप रेंटल हो उस सोसाइटी में बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। और मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ और अगर मैं अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, अगर मैं उनको अभी अपने बच्चों को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दे पा रहा हूँ अपने घर पे, तो उस पैसे कमाने का क्या मतलब? फिर तो मैं घूमना भी छोड़ दूँ और अपना सारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट ही कर दूँ। आपने ये तो कह दिया कि 1 लाख रुपए पे अपन एक 70 लाख का घर ले सकते हैं, 60-70 लाख का घर ले सकते हैं। लेकिन ना एक बहुत बड़ा विवाद चलता है मार्केट में कि क्या मुझे एक घर ओन करना चाहिए या फिर रेंट पे ले लेना चाहिए। और इंटरनेट पे तो इस चीज़ ने बवाल मचा के रखा है, रेंट या घर लेना चाहिए। अब क्या होता है कि एक आम इंसान तो अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ज्ञान देता है। आप बिकॉज उस साइड से आ रहे हो जिसने पूरे इस मार्केट को देखा, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके हिसाब से क्या चीज़ सही होती है। तो देखिए, ये जो बात है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मेरे को भी पता है कि मेरे बिज़नेस में मेरे फंड्स की रिक्वायरमेंट है और मैं पैसा नहीं निकाल सकता अपने बिज़नेस से, या कोई भी काम कर रहा हूँ जहाँ मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल रेंट पे रह सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट, आज अगर आप 70 लाख या 1 करोड़ का भी घर ले रहे हो तो आपको अपनी तरफ से 15 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बगैर आप घर नहीं ले सकते। तो अगर आप उतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं अभी, तो आप रेंट पे रहिए, कोई बात नहीं। बट अगर आप एक नॉर्म अच्छी खासी सैलरीड जॉब कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ से, यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ, या आप बिज़नेस भी कर रहे हो, आप सेटल्ड हो उसमें, तो डेफ़िनिटली आपको घर खरीदना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज हम काम कर रहे हैं या कोई भी एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो ये सोच के काम कर रहा है कि भई मेरी फैमिली अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। और अगर मैं कमा रहा हूँ और मेरी इनकम अच्छी है, अगर मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं दे सकता कि कल को कुछ भी हो जाए, मेरे को हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी जॉब चली जाए, मेरा बिज़नेस बंद हो जाए, बट मेरा घर तो है। आज लॉकडाउन में भी आपने ये देखा था कि जिनके घर खुद के थे, दे आर एटलीस्ट रिलैक्स कि चलो भाई मेरे को मेरे घर से कोई नहीं निकालेगा। बट जो रेंट पे थे उनका तो सारी सब कुछ खत्म हो गया उनका, क्योंकि उनको तो रोड पे आ गया कि मैं कहाँ जाऊँ? एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो जब आप रेंट पे रहते हो, तो क्या होता है कि आपका रेंटल एवरी मंथ इंक्रीज़ होता है। मतलब आज बैंगलोर की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लैंडलॉर्ड्स आर इंक्रीजिंग रेंट बाई 30% एनुअली। मतलब 30,000 रुपए का जो रेंट था इस साल, अगले साल वो 40,000 रुपए मांग रहा है। ये एक बात है। तो आपकी जो ऑन आउटगोइंग्स है, जो आपके पैसे जा रहे हैं रेंट पे, वो भी आपका जो है इमीडिएट बेसिस में इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आप स्थिर नहीं हो। कभी भी आपका लैंडलॉर्ड आके आपको बोल सकता है कि भाई मेरे को घर बेचना है या मैं खुद शिफ्ट होना चाहता हूँ, आप घर खाली कर दो। मतलब आपको शिफ्टिंग का भी इश्यू है। मतलब अगर आप कमा रहे हो, आप घर कमा आप आपने इनकम मिली है क्योंकि आप पीसफुल ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हो। अब उसमें आपका रेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको कल कोई उठ के आके बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को 1 साल का लॉक-इन है, लॉक-इन के बाद आपको बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को घर नहीं देना है। फिर आप अपना घर पैक करके शिफ्ट करो, तो ये एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत, एक सबसे बड़ी बात है कि होम इंटीरियर्स, मतलब आप जो अगर भाड़े के घर पे या रेंट के घर पे रह रहे हो, तो आप कभी भी उसको अपनी तरह नहीं सजा सकते। और मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ और अगर मैं अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, अगर मैं उनको अभी अपने बच्चों को वो एटमॉस्फेयर ही नहीं दे पा रहा हूँ अपने घर पे, तो उस पैसे कमाने का क्या मतलब? फिर तो मैं घूमना भी छोड़ दूँ और अपना सारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट ही कर दूँ। तो होम इंटीरियर्स भी आप, क्योंकि और आप बहुत लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि मैं फर्निश्ड घर ले लूँगा। फर्निश्ड घर इज़ लेस देन 5%। मैक्सिमम जो घर आपको रेंट पे मिलते हैं, वो सारे अनफर्निश्ड रहते हैं और फर्निश्ड भी वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते। चौथी चीज़ मैं आपको और एक बात बताऊँ कि ये लोग फ़ील करते हैं, भले ही बोलते नहीं होंगे, कि जब आप रेंटल पे रहते हो और जब आप कोई घर ओन करते हो, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना, वहाँ पर भी आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आपका सोशल सर्कल जब आप खुद ओनर हो और जब आप रेंटल हो, उस सोसाइटी में बहुत डिफरेंशिएट करता है। आपकी कोई भी से नहीं होती है सोसाइटी की कोई भी इवेंट पे। मतलब आप अपनी बात नहीं रख सकते बिकॉज़ नो वन इज़ आस्किंग यू, क्योंकि आप रेंटल पे हो। आपका वो सोशल सर्कल नहीं बनता है। नेबरहुड में आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, रेंटल का अपना है, बट स्टिल ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि लोग फेस करते हैं, बट दे डोंट ओपन अप। और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप एंड यूज़ के लिए ले लो, और जब और आप एप्रिसिएशन की भी बात करेंगे ना अगर, तो अगर आप सही से घर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन, लोग रेंटल छोड़ दीजिए,
मैं रेंटल की बात ही नहीं कर रहा। रेंटल इज़ जस्ट एन आपको 2.5 से 3% रेंटल आता है। वो तो आप खुद रहने के लिए देख रहे हो तो आपको रेंटल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सही से लेंगे, अगर आप पास्ट 5 ईयर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज़ करी है या आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, तो एक एवरेज आपको 10% एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन मिल ही जाता है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख की हो ही जा रही है। हाँ, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होंगे जहाँ पर आपका वो 1 करोड़ वाला 1 करोड़ 5 लाख हुआ होगा। बट वो एप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है, प्लस साथ में इतनी सारी चीज़ें भी मिल रही है। तो अगर मैं सक्षम हूँ तो मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता कि आप तो घर ना